नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर में हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ अंतिम जो पाठ है यात्रा वर्णन विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ झीलों का देश, इसको देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने विष्णु प्रभाकर जी ने इस यात्रा वर्णन के अंतर्गत जो भी कश्मीर घाटी का उसके सौंदर्य का वर्णन किया है उसको हमने विस्तार से देखा है। अब इस लेक्चर में मैं इस झीलों का देश, इस यात्रा वर्णन को थोड़ा सा अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मनुष्य के जीवन में पर्यटन, यात्रा, सफर एक महत्वपूर्ण जरिया होता है और ये पर्यटन, सफर, यात्रा जो होती है एक प्रकार से मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उस दृष्टिकोण से विष्णु प्रभाकर जी हमारे सामने इस यात्रा वर्णन को रखते हैं। शुरुआत में उन्होंने जर्मन के एक पर्यटक का उदाहरण देकर समझाया कि वह व्यक्ति जो है विश्व भ्रमंती लगभग पिछले 44 साल से कर रहा है। आज उसकी उम्र जो है वो वृद्ध हो चुका है, उसके आंखों की रोशनी जो है क्षीण होती जा रही है। जब लेखक उस व्यक्ति को पूछते हैं कि जैसे ही आपकी आंखों की रोशनी वहां पे क्षीण होगी, आपकी यात्रा, विश्व की यात्रा जो है उसी समय अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस पर्यटक के द्वारा जो उत्तर दिया गया था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो जर्मन पर्यटक बताता है कि मैं जैसे जैसे नई नई जगह पे जाता हूँ उसी प्रकार से मेरे आंखों की रोशनी जो है फिर से एक बार चमक उठती है या उसकी शक्ति बढ़ती है। पहले तो लेखक को इस उदाहरण पर या उस उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लेखक स्वयं जो है इस कश्मीर घाटी में पर्यटन के लिए चले जाते हैं तो अपने आप उनको ये अनुभूति हो जाती है कि सही मायने में उस जर्मन पर्यटक ने जो भी बातें कही थी वो सही निकली। क्योंकि अगर वह व्यक्ति कश्मीर घाटी में वहाँ के पर्यटन के लिए अगर आया होगा तो शायद उसकी रोशनी जो है, आंखों की रोशनी हमेशा के लिए उसको वापस मिल गई होगी। क्योंकि लेखक बताते हैं कि कश्मीर का सौंदर्य जो है स्वर्ग से कम नहीं है। स्वर्ग में जितनी भी सुविधाएं, मनोहरम जो भी कुछ चीज़ें होती है वो सभी जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलती है। झीलों का देश उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि बड़ी बड़ी पर्वतों के बीच में छोटी छोटी जो नहरें बहती है, झीलें बहती है, कभी कभार वो ऊंचे पर्वत श्रृंखला से नीचे गिरती है तो उसकी अरुणिम जो सुंदरता है वो बिखरती रहती है। साथ ही साथ जब मैदानी प्रदेश में यही झीलें एक नहर के रूप में या एक लेक के रूप में वहाँ पे बहती है तो उन लेकों में जो है विभिन्न प्रकार के फूल जो है, कमल के जैसे फूल जो है, कुमुदनी जैसे फूल जो है वहाँ पे देखने के पश्चात और भी इस सौंदर्य में बढ़ोतरी वहाँ पे हो जाती है। लेखकों को कहना यह है कि सही मायने में भारत में कश्मीर की घाटी एक प्रकार से स्वर्ग से कम नहीं है। उसमें उसकी सुंदरता जो है देखने भर से मनुष्य का जीवन जो है प्रफुल्लित हो सकता है। तो इसलिए हर मनुष्य ने हमारे इस कश्मीर घाटी की सुंदरता को देखने के लिए जरूर आना चाहिए। ये भी आह्वान जो है इस यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक कर रहे हैं। इस यात्रा वर्णन में उन्होंने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ महसूस किया और उस सुंदरता को बढ़ाने वाले जो भी तत्व उस कश्मीर घाटी में मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा सफ़ेदे अर्थात नीलगिरी वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, देवदार के वृक्ष, विलो, अखरोट, बादाम के वृक्ष किस प्रकार से इस अरुणिम सौंदर्य को जो है वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ इस कश्मीर घाटी का जो है वो बोलते हैं कि वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है और वेद काल में यहाँ पे किन्नर नर नारियाँ जो है किस प्रकार वहाँ पे इस सुंदरता की तलहटी में हिलोरे पैदा करती थी। कालिदास, मम्मट, सोमदेव जैसे, क्षेमेंद्र जैसे जो बड़े बड़े जो कवि है, रचनाकार है, आचार्य होकर गए हैं, इसी तलहटी से वहाँ से होकर आए हैं। अर्थात कश्मीर और कुछ नहीं है। एक बार हम जब उसको देखकर आते हैं
तो एक जहांगीर जैसा शहंशाह वो भी अपनी आखिरी इच्छा जो है या अपने मरने के समय वो कहता है कि मुझे आखिरी सांसें जो है कश्मीर घाटी में लेनी है। तो इस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कश्मीर का सौंदर्य जो है इसके लिए हमें देखना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे डल लेक जो है वहाँ की जो हाउस बोट होती है किस प्रकार चलती है, कश्मीर की युवतियाँ, कश्मीर की नारियाँ जो है अपने वहाँ जैसे ही सुप्रभात होती है, सूरज की किरणें निकलने लगती है, पर्वत श्रृंखला से सूरज किरणें जैसे ही झीलों पर गिरने लगती है तो मानो वहाँ पे तारे चमक रहे हो, ऐसा दृश्य वहाँ पे पैदा होता है। तो ये कश्मीर की नारियाँ, कश्मीर की युवतियाँ जो है अपने शिकारों के माध्यम से, जो हाउस बोट होती है उसके माध्यम से अपने दैनंदिन काम के लिए वहाँ पे निकलते हैं। और ये कश्मीर के युवक युवतियाँ भी जो है झीलों में खिलने वाले फूलों के समान, कमल के समान वहाँ पे सुंदर है। अर्थात कश्मीरी बाला के रूप में हम जब सुनते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि कश्मीरी बाला की सुंदरता दुनिया की किसी भी स्त्री की सुंदरता से वहाँ पे तुलना नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि एक प्रकार से ये झीलों का देश इस रचना के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें एक बार इस तलघाटी पर वहाँ पे जाकर आना होगा, वहाँ के अरुणिम सौंदर्य को हमें देखना होगा और वहाँ की सुंदरता से हमारे जीवन को प्रफुल्लित करना होगा। अब देखिएगा उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है। उनका जो नौकर है, भाव विभोर हुए विष्णु प्रभाकर जी को वो नौकर जो है सुंदरता में बेहोश हुए, उनको बार बार याद दिलाता है, उनको अगली यात्रा करनी है, चाय लाकर देता है। और जिस प्रकार लेखक जो है चाय पीते पीते बहुत सारा सुंदर दृश्य जो है वहाँ पे देखते हैं और चाय तो कब की समाप्त हो जाती है और वो नगीन एक स्थान वहाँ पे उसका उल्लेख किया गया है जो कश्मीर घाटी में देखने को मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे खेल जो है या छोटी नहर जो है वहाँ पे है, युवक युवतियाँ वहाँ पे उस पानी में खेलती है, नाव खेते हैं। उसी प्रकार उस नगीन घाटी की ओर उनको जाना है या उस नहर की तरफ जाना है तो वो अब्दुल्ला नामक उनका जो नौकर है उनको याद दिलाता रहता है। लेकिन बार बार लेखक जो है उस सुंदरता को देखकर जो है भाव विभोर हो जाते हैं, उसी सुंदरता में खोए रहते हैं। आगे उन्होंने ये भी बात कही है कि जिस प्रकार ये बातें सुंदरता वाली जो या कश्मीर घाटी की सुंदरता का वर्णन वो करते हैं और अपने मित्र की बात उन्हें याद आ जाती है जब उस मित्र के साथ वो विदेश के दौरे पर चले गए थे और वो वहाँ की सुंदरता देखकर वो मित्र जो है लेखक को कहता है कि देखिए ऐसी सुंदर झील कहीं पे। तो वहाँ पे लेखक जो है उस व्यक्ति को, अपने मित्र को जो है बताते हैं कि तुम अगर कश्मीर घाटी में वहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वहाँ पर अगर तुम जाकर आए हो, मानसबल, नगीन, वहाँ की झीलें अगर तुमने देखी है तो तुम समझ पाओगे। कौसरनाग, अफरावत, होकरसर, शेषनाग, गंधर्बल, ये स्थान अगर तुमने देखे हैं तो ये जो तुम झील मुझे दिखा रहे हो वो कुछ भी नहीं है। वो आखिर दोस्त जो है उनका दोस्त जो है लेखक की बात को मान लेता है और कहता है कि मुझे ज़रूर एक बार देखना जरूरी है, लेकिन मुझे आज तक मौका नहीं मिला है। लेखक भी उस अपने मित्र को समझाते हैं कि तुम्हें जरूर जो है समय निकालकर कश्मीर की घाटी को देखकर आना होगा, वहाँ पे मौजूद सौंदर्य को आंखों में भरना होगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस प्रकार वहाँ पे भारत में ही स्वर्ग वहाँ पे हिमाचल की पर्वतरांगाओं में या पर्वतों की श्रृंखलाओं में वहाँ पे मौजूद है। और एक बात जो है लेखक इस यात्रा वर्णन के माध्यम से बताते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे भारत के लोग विदेश के पर्यटन पर जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की सुंदरता देखकर, स्विट्जरलैंड जैसी सुंदरता देखकर जो है वहाँ के सुंदरता को देखकर भारत के साथ तुलना करते हैं, तो वहाँ पे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात ये जब बातें कश्मीर की घाटी को देखते हैं लोग, तब वहाँ पे भारत में भी वो सुंदरता मौजूद है। जिन लोगों ने अब तक कश्मीर घाटी को नहीं देखा है उनके मुख से लगभग यही उद्गार होते हैं। अर्थात
ये जो फैशन चल रहा है आज कि भारत की सुंदरता या भारत देश को कम आंकने का, विदेश की तुलना में भारत कुछ भी नहीं है ऐसा कहने की जो हमारी मनोवृत्ति बढ़ रही है, उसके ऊपर भी लेखक जो है अपनी बात रखते हैं। साथ ही साथ और एक बात उन्होंने कही है कि दुनिया का स्वर्ग माना जाने वाला स्विट्जरलैंड जो है, वहाँ पे एक लेखक ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के संदर्भ में लिखा है कि स्विट्जरलैंड दिखने में एक मानो एक चित्र सा बन गया है, लेकिन लेखक बताते हैं कि चित्र होने से कुछ संपूर्णता वहाँ पे नहीं होती है। अगर आप कश्मीर आ जाओगे या कश्मीर घाटी पर आ जाओगे तो वहाँ पे स्विट्जरलैंड की तुलना में चित्र के बगैर यहाँ पे सजीवता भी मौजूद है, हम उसको देख सकते हैं, भोग सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये सब बातें जो है स्विट्जरलैंड के तुलना में यहाँ पे कश्मीर के बारे में कही जा रही है। अर्थात लेखक जो है मन ही मन अपने कश्मीर को लेकर या वहाँ की सुंदरता को देखकर भावविभोर हो जाते हैं, वहाँ से प्रफुल्लित हो जाते हैं। और ये झीलें जो है वो कहते हैं कि संजीवनी समान है, और ये संजीवनी जो है हमें वहाँ जाकर आत्मसात करनी होगी और हमारे जीवन के संघर्ष को ये संजीवनी जो है वहाँ पे बल प्रदान करेगी। अर्थात झरनों के अंतर्गत संगीत पैदा करती हुई जो आकर्षक तरीके से गिरी शिखरों से बहने वाली जो नहरें हैं, किस प्रकार वहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं से संगीत करती हुई आगे बढ़ती है। सच कहे तो कश्मीर का कोना कोना सौंदर्य बिखर देता है और कश्मीर ही धरती का स्वर्ग है। इस प्रकार से वहाँ पे वो अपनी बातें रखते हैं और कहते हैं कि कश्मीर में सौंदर्य का विद्रोह वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और ये विद्रोह जो है अतिरेक रूप में या सुंदरता की परिसीमा लांघ कर जो ये सुंदरता वहाँ पे बनी हुई है, उस धरती के, उस पृथ्वी के सुंदरता को हमें देखने जरूर जाना चाहिए। ऐसा ये विष्णु प्रभाकर जी हमारे सामने बातें रखते हैं। मुझे लगता है कि इस झीलों का देश, इस यात्रा वर्णन में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वे इस रचना को लिखते समय इतना जरूर कह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा क्षमता के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर वहाँ के सुंदरता को बखूबी शब्दों के माध्यम से हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। पाठकों के सामने वो कश्मीर की घाटियाँ जो है अपने आप वो दृश्य जो है पैदा हो जाते हैं। तो इतनी क्षमता जो है इनके इस यात्रा वर्णन में है। तो इसलिए हिंदी साहित्य के भीतर ये झीलों का देश विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वर्णन जो है बहुत ही उल्लेखनीय है, क्योंकि शब्दबद्ध तरीके से उन्होंने जो कश्मीर को हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसकी तुलना जो है हम दूसरे यात्रा वर्णन के साथ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ जो ये झीलों का देश नामक यात्रा वर्णन है, विशेषता ये कश्मीर को लेकर लिखा गया है, और कश्मीर की सुंदरता को विष्णु प्रभाकर जी ने अपने भाषिक कौशल के आधार पर, अपने प्रतिभा के आधार पर वहाँ पे पाठकों सम्मुख मान लीजिएगा कि कश्मीर का ही परिचय या कश्मीर को ही हमारे सामने रखा है। ये बातें थोड़ी सी इस यात्रा वर्णन के माध्यम से सामने आती है। तो ये यात्रा वर्णन जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा पूरा पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे समाप्त हुआ है। मैडम के द्वारा पद्य विभाग और कौशल विभाग भी पढ़ाया गया है। हमारे पाठ्यक्रम में थोड़ी सी व्याकरण की बातें हैं। इसमें कहा गया है कि 1 से 100 तक अंक जो है आपको हिंदी में लिखने हैं, वो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। ज़्यादातर 79, 89 इस प्रकार के अंकों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि उसको लेकर ही हमें दिक्कत होती है। लेकिन व्याकरण की बातें जो है, अगर आपके पास ये साहित्य रत्न नामक किताब है, ये हमारे बाहर भी जेरोक्स सेंटर में ये किताब आपको मिलेगी या उस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आपने अब तक मैंने जितने भी लेक्चर आपको भेजे हैं वो भी अगर सुन लेते हैं तो अपने आप आपको परीक्षा जो है देने आ जाएगी। परीक्षा के लिए कोई कठिनाई आपको पैदा नहीं होगी। तो कृपया इन सभी लेक्चरों को सुनने की कोशिश कीजिएगा और उसके आधार पर आप परीक्षा दीजिए। मैंने जानबूझकर आपको अभी जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है वहाँ पे जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को मैंने लेक्चर के दौरान जो है दोबारा उसको कहा है, दोहराया गया है।
और उस दोहराई गई बातों को थोड़ा सा बार बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। वही प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने जितनी भी बातें कही है वो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, उपयुक्त है। आप उसका लाभ उठाइए और उसके आधार पर परीक्षा देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि हमारे इस सत्र का पूरा पाठ्यक्रम जो यहाँ पे समाप्त हुआ है। व्याकरण की थोड़ी बहुत बातें बची है, उसको आप स्वयं जो है उसको पढ़कर जो है दे सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैडम के द्वारा पद्य विभाग पढ़ाया है, मैंने गद्य विभाग पढ़ाया है, व्याकरण भी विभाग मैंने मतलब मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन समय की कमी के कारण वो थोड़ा सा रह गया है। लेकिन आप अगर उसमें जो भी कुछ व्याकरण के मध्य दिए हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं अपने तौर पर, तो समझ लीजिएगा कि वो ज़्यादा कठिन नहीं है। आपने इसके पहले मुहावरे, कहावतें, देवनागरी लिपि में अंक लेखन, ये जो साहित्य रत्नम नामक किताब जो है उसमें ये मुहावरे दिए हैं, कहावतें दी है। आप हो सके तो इस किताब को एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। परीक्षा में आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर में से मतलब 4 पर्याय दिए जाएंगे, 4 में से सही पर्याय आपको चुनना है। तो इस तरह से आने वाली परीक्षा जो है आपकी 6 तारीख से परीक्षा शुरू होगी। आपका हिंदी का पेपर जो है 7 तारीख को है। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी मराठी का पेपर एक दिन ही वहाँ पे आ गया है। हमें उसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि कंपलसरी हिंदी का पेपर हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। हमारे यहाँ सिर्फ ऑप्शनल हिंदी का पेपर पढ़ाया जाता है जो 7 तारीख को दिया गया है। तो आपके PRN नंबर को आपने अगर कंसेंट फॉर्म भरा है तो कंसेंट फॉर्म भरते समय PRN नंबर अगर आपने डाला है तो आपके PRN नंबर पर आपके जो विषय है, जितने विषय PRN नंबर पर आपके दिखाई देते हैं वही पेपर आपको उस तिथि को देने हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके PRN नंबर पर दिखने वाले जितने भी पेपर हैं उतने ही पेपर 6 पेपर आपको देने हैं, इतना याद रखिए। ठीक है, तो हिंदी का पेपर 7 तारीख को है। अब तक मैंने जितने भी लेक्चर आपको दिए हैं उसके आधार पर उसको देने की कोशिश कीजिएगा। मेरी ओर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पूरा पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे समाप्त हुआ है। ठीक है, परीक्षा के बाद थोड़ी सी इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आपको परीक्षा का अनुभव क्या रहा, उसके बाद हम अगले सत्र की शुरुआत करने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।